Assalamu alaikum. I'm Qudsiya, the lecturer of pharmaceutics from King Taj College. आज हम लोग इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग को उसके 5वें पॉइंट को प्राइसिंग पढ़ेंगे कि हमने प्राइसिंग कैसे करनी है। प्रिस्क्रिप्शन को फ़ौरन से आपने जो है कंपाउंडिंग से पहले आपने उसको जो है आपने पहले उसकी प्राइसिंग सेट कर लेनी है, क्योंकि अगर आप इस तरह नहीं करेंगे कि वो बंदा अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आप बहुत सारे जो हैं वो डिस्प्यूट्स होते हैं वो पैदा हो जाते हैं। लेकिन प्राइसिंग के लिए जो चीज़ बहुत मैटर करती है वो है कि आपने कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स देखने हैं कि उसकी इंग्रेडिएंट की क्या है, और कंटेनर की कॉस्ट देखनी है, उसमें ओवरहेड जो कॉस्ट होती है, कवरेज कॉस्ट होती है, उसकी भी देखनी है, यानी वो जो किराए वगैरह होते हैं, जितनी भी चीज़ें उन तमाम को देखना है। उसके बाद जो आप लोगों ने उसको वहाँ पे जो काम करने वाले होते हैं उनको क्या फ़ी देनी है, और आपका नेट प्रॉफिट कि आपको भी कोई फ़ायदा हो ओनर को बिज़नेस का। ये तमाम चीज़ों को देखते हुए हम प्राइस को सेट करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग 3 सिस्टम्स होते हैं जिनके ज़रिए से आप लोग किसी भी प्राइस को सेट करेंगे। पहला सिस्टम होता है सिस्टम 1। ये सिस्टम 1 जो होता है इसमें हम एक कोड यूज़ करते हैं जिसमें होता है फार्मासिस्ट। उसके पी को यूज़ करते हैं। पी से मुराद होता है पुअर, यानी ये पुअर लोगों के लिए किया जाता है। वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते मेडिसिन्स को, तो हम उनको जितना हो सके उतना वो देने की कोशिश करते हैं, फ़ायदा देने की, कि कम से कम उनसे पैसे हम ले सकें। उसके लिए हम कोड यूज़ करते हैं पी, जिसका मतलब है कि हम 1% उसमें से नेट प्रॉफिट लेंगे बस। इसके अलावा हम उससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं लेंगे। सिस्टम 2 पे आ जाते हैं। सिस्टम 2 में हम लोगों ने एक फ़ॉर्मूला होता है जो कि आप लोगों को उस फ़ॉर्मूला के अकॉर्डिंगली इवैल्यूएट करनी होती है मेडिसिन को, जिसमें पहले आपने प्राइस सेट करनी है, इंग्रेडिएंट की कॉस्ट को जमा कर देना है, कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट मल्टीप्लाई विद द मार्कअप, यानी आप कितनी परसेंटेज उसके ऊपर जो है वो मार्कअप लगाना चाह रहे हैं। उसके अकॉर्डिंगली इस फॉर्मूला में, जैसे हम कहते हैं 8 रुपए की कोई इंग्रेडिएंट की कॉस्ट है या तमाम कंटेनर वगैरह जो है या मार्कअप वगैरह की कॉस्ट जो है वो डालते हैं, उसके अंदर जो मार्कअप है वो 10% है। तो हम जब फॉर्मूला में पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी कितनी, 8.8। कितनी आ रही है, 8.8। और थर्ड सिस्टम में आएगा, अगर किसी मेन प्रोफेशनल को आप उसके अंदर मेन प्रोफेशनल के को भी आप इसमें इन्वॉल्व करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग आप उसके लिए मेन फीस जो है वो ये देखते हैं। यानी कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स और इंग्रेडिएंट की कॉस्ट को मार्कअप के मल्टीप्लाई करके मेन फी भी ऐड होती है, और मेन फी उस प्रोफेशनल की होगी। तो इसमें आपने जब इसको बनाना है तो उसमें आप जिस तरह में 8 रुपये उसी तरह से 10 रुपये 10% उसका मार्कअप है, 2.2 जो है आप उसके अंदर प्राइस के ऐड कर रहे हैं मेन फी। तो उसमें आप अगर हम फॉर्मूला में पुट करते हैं तो 9 रुपये हो गई। देखिए सिर्फ 0.2 का जो डिफरेंस था मेन फी का, वो उसके अंदर पुट होने से वो 9 रुपीज़ हो गई। अब ये यहाँ पे आपकी कॉस्ट जो है आप लोगों ने कैसे करनी है वो सिस्टम ख़त्म हो गया। अब आ जाते हैं प्राइस की वेरिएशन पे। आपको पता है अगर किसी फार्मेसी पे दवाई दूसरी फार्मेसी पे दवाई की प्राइस जो है मुख्तलिफ हो, किसी भी रीज़न से हो जाए, ठीक है, अगर आप उसको मेडिसिन को महंगा देते हैं तो वो बड़ा ही आपके ऊपर बुरा इफेक्ट एटीट्यूड पड़ता है पब्लिक की तरफ कि ये दवाइयाँ वो महंगी दे रहे हैं, वहाँ से सस्ती मिले। या फिर एक ही फार्मेसी में कोई बंदा जो है वो एक दवाई जो है वो एक फार्मासिस्ट जो है वो एक फार्मेसी में महंगी दे रहा है, एक सस्ती दे रहा है, उससे जो होता है वो ओपिनियन जो होता है वो बहुत बुरा असर पड़ता है। ये जो वेरिएशन है वो नहीं होनी चाहिए। जितना हो सके आप लोगों ने कंसल्ट करना है कि इसके लिए कितनी हो। अब तक तमाम आप लोगों ने देखना है कि बाकी लोग भी ऐसा ना हो कि ज़्यादा दे रहे हो या कम दे रहे हो। आप लोगों ने उसी तरह से अपनी प्राइस को सेट करना है ताकि आपकी जो है वो अच्छी इमेज बन सके, ख़राब ना हो आपकी इमेज। अब प्राइसिंग की थ्योरी, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि थ्योरी जो है उसमें यही बातें आ जाएंगी कि आप लोगों ने कौन कौन सी चीज़ जो है आप दे रहे हैं, जो कॉस्ट है वो कौन कौन से एस्पेक्ट्स को कवर करे। पहली और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ के इंग्रेडिएंट कितने के आए हैं, कंटेनर्स कितने के आए हैं, आपको कितना टाइम चाहिए उस दवा को बनाने या डिस्पेंस करने में, ठीक है ना, वो भी बहुत मैटर करता है। यानी अगर सोल्यूशन बनाने के लिए बैठ गए तो आपको सोल्यूशन बनाने की फ़ी जो आपका प्रोफेशनल है उसकी वो भी निकालनी पड़ेगी।
और प्रोफेशनल यानी जितने भी वहाँ पे आपके अदारे में लोग काम कर रहे हैं, आपने उसकी फ़ी, यील्ड, नेट प्रॉफ़िट। अब जो बंदा ओनर है उसको भी कोई फ़ायदा हासिल हो जिसने ये बिज़नेस किया है, ये तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उसकी कॉस्ट को क्या किया जाता है, सेट की जाती है। ठीक है? यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ा है कि कैसे प्राइसिंग की जाती है। अब जो है हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डिलीवर करना मेडिसिन को। इसको डिलीवर करने की 3 टाइप्स होती हैं। एक टाइप तो ये है कि आपने स्टोर पे बंदा आता है, आप उसको कस्टमर को खुद देते हैं। फार्मासिस्ट जो होता है उसे डिलीवर करता है, पर्सनली डिलीवर करता है और उसको तमाम स्पेक्स बताता है दवाई के बारे में, कब खानी है, कैसे खानी है, जो डॉक्टर ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं उसके मुताबिक। जैसा कि हम जाके से मेडिकल स्टोर से दवाई लेते हैं, वो स्टोर डिलीवरी कहलाती है। डिलीवरी की दूसरी टाइप आ जाती है होम डिलीवरी, यानी आप बड़े शहर में हैं, आप किसी को फ़ोन पे किसी फार्मेसी को कहते हैं कि हमें ये दवाइयाँ चाहिए, अपनी फार्म जो प्रिस्क्रिप्शन है वो बाय मेल के ज़रिए अपने भेज देते हैं या फिर नाम से भेज देते हैं, तो वो आपको वो दवाइयाँ आपके घर डिलीवर करके जाती हैं। ये मोस्टली लार्ज सिटीज़ में होता है और ये डिलीवरी दी जाती है। इसमें जब आप लोगों का बॉक्स होता है उसके ऊपर स्पेशल जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो आपको पर्सनली वहाँ पे दी जाती हैं, वो तमाम बॉक्स के ऊपर लिख दी जाती हैं ताकि कोई मसला ना हो दवाई लेते हुए और कोई गलती ना हो सके। अब आ जाते हैं मेन डिलीवरी पे। मेन डिलीवरी में भी जो है आपको पता है कि कोई दवा एक शहर में, छोटे शहर में नहीं अवेलेबल, अब दूसरे शहर से मंगवाना चाहते हैं तो वो मेन डिलीवरी के सिस्टम से आती है। उसके कुछ आपको पता है लीगल एस्पेक्ट्स होते हैं। लीगल एस्पेक्ट्स होते हैं मेलिंग के लिए या फिर शिपिंग के लिए। अब कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिन्हें आप मेल नहीं कर सकते, यानी उनको आप लोगों ने इतने ठंडे टेम्परेचर पे रखना है, फ्रिज में रख के सिर्फ हो सकती है, तो वो डीनेचर हो जाएंगी, टेम्परेचर सेंसिटिव होती हैं, आप नहीं भेज सकते उनको। हाँ, कुछ दवाइयों के भेज सकते हैं तो आप उनको भेजते हैं, फिर उसको भेजने के लिए भी स्पेशली पैकेजिंग की जाएगी, लेबल किया जाएगा उनको ताकि अवॉइड किए जा सके कोई भी वहाँ पे मिसहैप्स को। ठीक है? दवाई सही तरह से डिस्पेंस भी हो जाए और बंदा उसको सही तरह से कंज्यूम भी कर ले ताकि उसके जितने हो सके उतने कम साइड इफ़ेक्ट्स हों। हाँ जी, ये टॉपिक होता है ख़त्म, लेकिन अब आ जाती है कि अगर दोबारा से रिफ़िलिंग के लिए कोई आ जाता है तो क्या ये दवाई रिफ़िल हो भी सकती है या नहीं? ये एक बहुत अहम एस्पेक्ट है। ये देखिए, एक दफ़ा प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं कि सारी उम्र वही प्रिस्क्रिप्शन से आप दवाई लेते रहेंगे। कुछ दवाइयाँ तो आप ले सकते हैं लेकिन कुछ दवाइयों को नहीं लिया जा सकता और इसके लिए जो है वो एक लॉ बनाया जाता है। लॉ सेट करते हैं फेडरल गवर्नमेंट के ज़रिए से। फेडरल लॉज़ होते हैं जिनके मुताबिक आपने दवाइयों को देना होता है और इसको 2 कैटेगरीज़ में किया जाता है। एक वो दवाइयाँ जिनको आप दे सकते हैं, ठीक है? और जिनको आप प्रिस्क्रिप्शन के बगैर दे सकते हैं या नहीं दे सकते। 2 कैटेगरीज़ होती हैं, यानी पहली वो जिनको आप नहीं दे सकते, बहुत टॉक्सिक होती हैं। पहली कैटेगरी वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक या डेंजरस दवाइयाँ होती हैं, उनके बहुत शदीद किस्म के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं बॉडी पे, आपके फिज़िकली भी और आपके अंदर से बहुत शदीद किस्म के फिज़ियोलॉजिकल डिसऑर्डर आपके अंदर पैदा कर सकती हैं ये दवाइयाँ। तो इसलिए उनको प्रिस्क्रिप्शंस के बगैर नहीं दिया जा सकता। पर लोगों के अंदर नॉलेज नहीं होता, लोग कहते हैं कि ये दवाई खाएँगे, एक दफ़ा डॉक्टर ने लिख दिया तो हम खाएँगे, दोबारा सही हो जाएँगे। लेकिन ये नहीं दी जा सकती, ठीक है? और इसको भी आगे 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक वो ग्रुप जिसको दोबारा कभी रिफ़िल किया ही नहीं जा सकता। बेशक डॉक्टर ने, अगर आपने दवाई दोबारा लेनी है, डॉक्टर की नई प्रिस्क्रिप्शन होगी तो आपको दवाई मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी। जैसे कि मॉर्फिन है। दूसरा ग्रुप ऐसा है जिनको रिफ़िल किया जा सकता है, ठीक है? जैसे कि हर महीने या 2-3 महीने के लिए कुछ दवाइयाँ आप खा रहे हैं तो वो आपको रिफ़िल करवानी पड़ती हैं, तो वो आप ले सकते हैं। जैसा कि उनको भी रिफ़िल किया जा सकता है, लेकिन वो भी अगर आप डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हुई है कि हाँ, इसको दोबारा रिफ़िल किया जा सकता है, तो वो जैसे मॉर्फिन। अब आ जाते हैं ग्रुप एक्स की तरफ। वो भी, इसमें भी स्मॉल अमाउंट में होती हैं दवाइयाँ जिसको दोबारा से यानी वहाँ पे फिर प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत है। हाँ, यहाँ पे कभी दोबारा थोड़ी बहुत दवाई को आप रिफ़िल कर सकते हैं, इन द केस ऑफ इमरजेंसी आप उनको कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर स्मॉल कंपोनेंट्स होते हैं, डेंजरस कंपोनेंट्स होते हैं, वो भी बहुत थोड़ी क्वांटिटी में होते हैं। अब आ जाते हैं हम दूसरी दवाइयों की तरफ जिनको हम बगैर प्रिस्क्रिप्शन के कर सकते हैं। क्या? डिस्पेंस कर सकते हैं, ठीक है? वो दवाइयाँ कौन सी हैं? उसमें आ जाएंगी कोरेक्स या कोडीन सिरप। जैसे कोडीन जो है वो एक कफ सिरप है, हालांकि उसके अंदर ओपीएम है, कोडीन है, मॉर्फिन है 1/4 ग्राम, यानी 0.25 ग्राम जो है वो इतनी क्वांटिटी में बेशक है, लेकिन इनको दिया जा सकता है। आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन जाकर इनको ले सकते हैं। एनएसएड यानी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जैसे पैनाडोल हो गई, ब्रूफेन हो गई, आप इनको भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो मल्टीविटामिन्स होते हैं या कोई भी विटामिन के सिरप, इस तरह की चीज़ें आप इनको भी जाकर ले सकते हैं। यहाँ पे आज हमारा टॉपिक ख़त्म होता है।
ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड।